बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अल्लाह जल्ल शानहू का फजल करम है कि हमारा तालीमी सिलसिला जारी है और उसके अंदर हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने कारोबार को शरीयत के मुताबिक करने के मरहले में दाखिल हैं और सबकी फिक्र और सोच एक ही है। तो जैसे कि पिछली दफा अर्ज किया था पहले सेशन में कि कारोबार करना एक इबादत है अगर उसको नेक तरीके से और नेक नीयती से किया जाए। और कारोबार करने के हमने देखा था कि मुख्तलिफ शोबे होते हैं, उनमें से एक अहम शोबा फाइनेंस का भी है। उसके बारे में मेजर प्रोहिबिशंस, सूद की, हमने स्पेकुलेशन की और गरर की पढ़ी थी। सूद के बारे में मैंने कुछ वजाहत अपनी वॉइस मैसेज में भी की थी। तो उसमें मैंने बताया था आपको कि सूद जो है, वैसे तो इसकी डेफिनेशन यही कि हर वो मामला जिसमें एक्सेस कंपनसेशन लिया जाए विदाउट एनी कंसिडरेशन, बगैर किसी इवज की इजाफी रकम ली जाए। लेकिन अगर इसकी आप एसेंस देखें तो बार बार ये बात हमारे सामने आती है कि उसकी एसेंस यही है कि आप जो है बगैर रिस्क फ्री कोई रिवॉर्ड ले रहे हैं। तो रिस्क फ्री को खत्म करने के लिए, रिस्क बेस्ड ट्रांजेक्शन करने के लिए हमारे पास बहुत से मूड्स है। उनमें से एक टाइप ऑफ मूड, वन टाइप ऑफ मूड क्या है हमारे पास, पार्टिसिपेटरी मूड ऑफ फाइनेंस, जिसमें हम पार्टनरशिप करते हैं। तो ये बिजनेसेस के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि हर बिजनेस की स्टार्टिंग इन्हीं में से किसी तरीके से होती है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अकेले होते हैं और अपना ही सरमाया होता है और अपना ही कारोबार होता है, वरना अक्सर लोग या तो दो भाई होते हैं, फैमिली बिजनेस होता है। काफी फैमिली बिजनेस के जो है मैनेजमेंट हमारे साथ इस ग्रुप में शामिल भी है। या अगर या तो फैमिली बिजनेस है तो अपना सरमाया लेके चल रहे हैं, मुश्तरका सरमाया है, या दो दोस्त जो है वो कोई पार्टनरशिप कर रहे हैं। स्टार्टअप्स आजकल बहुत कॉमन है, तो उसका भी हम देखेंगे, उसमें भी सर्विसेज शामिल होती हैं या कैपिटल शामिल होता है। या अपना सरमाया नहीं है तो किसी का सरमाया ले लेते हैं। कोई वालिद साहब ने पैसे दे दिए बेटे को, बेटा जो है तुम इन सरमाया से कारोबार करो, तो उसमें भी एक सॉर्ट ऑफ पार्टनरशिप हो गई कि आपको किसी ने फंड किया, फाइनेंस किया, और आप अपनी मेहनत कर रहे हैं, फंड मैनेजमेंट कर रहे हैं। तो इन सारे सवालात के लिए हम देखते हैं कि बिजनेस स्टार्ट कैसे किया जाए। बिजनेस को देखिए, अगर शुरुआत ही सही होगी तो आगे के सारे मरहल ठीक होंगे। मैं बहुत से ऐसे बिजनेस को भी जानता हूं जिनमें जब हम उनकी शरिया स्क्रीनिंग के लिए गए तो पता चला कि जो है वो मामला सराहतन सूदी हैं या पार्टनरशिप की कंडीशंस ही गलत हैं, और नस्ल दर नस्ल वालिद साहब से भी होता हुआ कारोबार बच्चों तक पहुंच गया, और अभी जो है वो थर्ड जनरेशन उसमें शामिल होना चाहती है, लेकिन अभी तक कुछ उसूल और ज़वाबित ही तय नहीं है। तो अगर आपकी जो है वो गवर्नेंस स्ट्रक्चर ही ठीक नहीं है, शरीयत के मुताबिक नहीं है, तो आगे के मामलात में भी बहुत ज्यादा खराबी आएगी। ये गवर्नेंस स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए, और इसके लिए बड़े स्ट्रेटेजिक डिसीजन करने पड़ते हैं। बड़ा इसमें ओनरशिप का भी बड़ा दखल होता है और इसमें सक्सेशन पॉलिसी भी आती है, सब चीजें आती हैं। तो इसलिए आज का टॉपिक बड़ा अहम है। तो हम ये देखेंगे कि बिजनेस स्टार्ट कैसे करना है। बिजनेस हमने जब पार्टनरशिप के तौर पर काम करना है तो उसमें हम कौन से शरिया के अहकाम को सामने रखेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि दो तरह से शरीयत ने हमें जो है वो बिजनेस के मोड ऑफ फाइनेंस बताए हैं, मींस के पार्टनरशिप के। एक है मुशारका जो पार्टनरशिप है, और एक है मुजारबा जिसको हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो हम मुशारका के अहकामात को ज्यादा डिटेल में देखेंगे। मुजारबा यानी इन्वेस्टमेंट जो है वो ज्यादातर उसी के रेप्लिका है, कुछ चीजों में डिफरेंस है, इंशाल्लाह उसको हम देखेंगे। तो मुशारका किसको कहते हैं, पार्टनरशिप को। मतलब दो भाई हैं वो कारोबार कर रहे हैं, पार्टनर्स। दो दोस्त हैं आपस में कारोबार कर रहे हैं, पार्टनर्स। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, बोर्ड ऑफ ट्रस्टी है उनका, गवर्नेंस का एक स्ट्रक्चर है, वो भी पार्टनर्स है। तो ये सारी चीजें जो है वो, अगर लिस्टेड कंपनी है वो भी पार्टनरशिप पे। तो ये सारी चीजें क्या है, पार्टनरशिप पे होती हैं। इनके ज्यादातर जो बिजनेसेस है वो पार्टनरशिप पे होते हैं। एक यूनिवर्सिटी है, उसमें जो है वो सर्विसेज सेक्टर है, लेकिन वो भी पार्टनरशिप पर है। कुछ गवर्नेंस बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज हैं, कुछ लोगों ने उसकी इक्विटी मिलाई और उसको मिला के एक यूनिवर्सिटी बनाई। बहुत सारे इदारे जो है वो पार्टनरशिप पे चल रहे होते हैं। तो हम ये देखते हैं कि पार्टनरशिप के क्या अहकामात हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अल्लाह जल्ल शाह ने पार्टनरशिप को एंडोर्स किया, और अल्लाह ताला ने पार्टनरशिप को कुरान मजीद में तज़किरा किया। व इन्न कसीरम मिनल खुलफ़ाइ ला यबगी बाज़ुहुम अला बाज़ इल्ला अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व क़लीलुम मा हुम। अल्लाह जल्ल शाह फरमाते हैं कि बहुत से पार्टनर्स ला यबगी बाज़ुहुम अला बाज़, एक दूसरे पर ज्यादती करते हैं। यानी जब हम पार्टनरशिप करते हैं शुरू में तो बड़े अच्छे रिलेशन होते हैं, लेकिन जब मामला क्लियर ना हो, जब शरीयत के अहकामात को हम फॉलो ना करें,
तो बाद में जब प्रॉफिट्स आते हैं, फिर उसके बाद जो है वो पैसा आता है, तो फिर एक दूसरे पर होता है कि यार इसके शेयरिंग इतनी क्यों है, इतने एफर्ट्स नहीं कर रहा, ये तो इतने केपीआईज को फॉलो नहीं कर रहा, और इसने तो इतना इन्वेस्टमेंट जो कमिट किया था वो लाया नहीं। तो आप एक दूसरे पर इल्जामात और दूसरे से बदगुमानी। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, मगर वो लोग जो ईमान लाए, नेक अमाल किए, वो एक दूसरे पर ऐसा नहीं करते। तो अगर हम नेक हैं तो उसकी निशानी क्या है कि हम अपने पार्टनर्स का हक दे रहे हैं, पार्टनर्स के साथ ज्यादती नहीं कर रहे, वरना हम कुरान की नजर में नेक नहीं है। चाहे हम हमारे माथे पर नमाज का निशान भी बना हुआ हो, लेकिन हम नेक नहीं है। वो खलीलुम माहूम, लेकिन अल्लाह ने खुद फरमा दिया एंड फ्यू आर दे, ऐसे लोग तो बहुत ही कम है। अल्लाह ताला हमें इन कलील लोगों में शामिल फरमा दे। फिर हम उसके बाद देखते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये कितनी बड़ी सआदत है कि पार्टनरशिप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुलाजमत नहीं की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अर्निंग के लिए किसको चुना? शिरकत को, पार्टनरशिप को चुना। हज़रत साहिब रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि जब वो फतेह मक्का के मौके पर मुसलमान हुए, तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरमाने लगे, कुंता शरीकई शरीकी फिल जाहिलिया, आप मेरे जमाने जाहिलियत में शरीक थे, पार्टनर थे। फकुंता खैरा शरीकन, आप बहुत ही बेहतरीन पार्टनर थे। वकुंत ना तुम्हारी नहीं, तुम मुझसे झगड़ते नहीं थे, हैं? आप मुझसे झगड़ते नहीं थे, आप मुझसे लालच नहीं करते थे, आप बेहतरीन पार्टनर थे। तो ये अच्छा पार्टनर होना, और जो है वो एक ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पार्टनरशिप को चुना अपनी जवानी में अर्निंग के लिए। और यकीनन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुलाजमत भी शुरू में की। आप जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो जान बकरियां चराया करते थे, लेकिन अपने पीक आवर्स में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पार्टनरशिप को चुना। तो पार्टनरशिप के लिए एजाज की बात है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, हदीस कुदसी है, इन्नल्लाह यक़ूलु अना सालिसु शरीकैन, कि जब दो पार्टनर्स होते हैं तो तीसरा मैं होता हूँ। वही बात कि अल्लाह को अपने साथ पार्टनर बना लो। कैसे पार्टनर बना लो? सिर्फ चैरिटी के जरिए। अब एक जगह बहुत सी जगहों पे हमारा जाना होता है, तो वो कहते हैं कि हमने अल्लाह को अपना पार्टनर बनाया है। पार्टनर बनाया है कैसे? कि हम उनका अल्लाह का हिस्सा देते हैं, शिरकत करते हैं, उनकी जो है वो चैरिटी देते हैं, गरीबों को देते हैं। लेकिन हदीस में हमें अल्लाह को पार्टनर बनाने का तरीका क्या फरमाया है? अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं बाय डिफॉल्ट दो शरीकों में तीसरा हो जाता हूँ, यानी मेरी मदद उनके साथ होती है। मालम यकुन अहदुहुमा साहिबहु, जब इनमें से एक दूसरे को खयानत न करे। फइदा खानहु खरजतु मिन बैनिहिमा, जब एक दूसरे से खयानत शुरू हो जाती है, एक दूसरे के बारे में जो है वो बातें होने लग जाती हैं कि जो है ना, यार ये परफॉर्म सही नहीं कर रहा, देखो हमारी फाइनेंस को हिट आ रही है, हमारी सेल्स को हिट आ रही है वगैरह, जब इस तरह की बातें होती हैं, खयानत होने लग जाती है, वक्त का टाइम नहीं दिया जा रहा होता, दूसरी जगहों पर अपने कोई और साइड बिजनेस शुरू करके उन पे तवज्जो ज्यादा दी जा रही होती है, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब खयानत करोगे एक दूसरे के साथ, तो मैं बीच से निकल जाऊंगा, फिर तुम्हें एक दूसरे के हवाले कर दूंगा। तो इन सारी अहादीस से पता चला कि पार्टनरशिप एक नेक अमल है और अल्लाह की मदद हासिल करने का अमल है, जब तक कि उसको इथिकली अंजाम दिया जाए। तो पार्टनरशिप की किस्में कितनी होती हैं? तो सबसे पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि पार्टनरशिप की दो बेसिक टाइप्स हैं। एक है शिरकतुल मिल्क, यानी ओनरशिप में मिल्क, और दूसरा शिरकतुल अक्द, एक है जॉइंट वेंचर। सही है। फिर शिरकतुल मिल्क की दो किस्में हैं और शिरकतुल अक्द की तीन किस्में हैं। सही है। तो हमें इन सारी शिरकत की टाइप्स को भी समझना है, और फिर देखना है कि हमारा बिजनेस का पैटर्न जो है वो किस शिरकत पे आ रहा है, और फिर उसके जो अहकामात है उसको अपने बिजनेस के अहकामात, अपने बिजनेस के रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक उसको कंप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं शिरकतुल मिल्क। शिरकतुल मिल्क इस तरह होता है कि शिरकतुल मिल्क joint ownership of two or more person in a particular property asset without any business intention, यानी आपने कोई कारोबार में कोई चीज खरीदी है और उस चीज में मालिक बनना मकसूद है, उस चीज में मालिक बनना मकसूद है, उस चीज से नफा हासिल करना या एक कारोबार करना मकसूद नहीं है, बल्कि आपको उस चीज में मालिक बनना मकसूद है। तो आमतौर पर जो बिजनेसेस होते हैं ना, उनमें एसेट मकसूद नहीं होता, बल्कि उसमें मकसूद ये होता है कि आप जो है वो चीज कुछ चीजें फिक्सर खरीदे जा रहे हैं, कुछ रॉ मटेरियल खरीदा जा रहा है, लेकिन मकसूद है कि इन चीजों को रोलिंग करके प्रॉफिट अर्न किया जाए। यहाँ पर ये नहीं होता, यहाँ पर मकसूद जो है वो एसेट होता है कि उस एसेट को हासिल करना है, फिर उससे जो प्रोसीड आएंगे वो अलग बात है। तो शिरकतुल मिल्क जो है वो ओनरशिप, मिल्क मतलब मिल्कियत। अब शिरकतुल मिल्क दो तरह की होती है, ऑप्शनल होती है और एक होती है कंपल्सरी। ऑप्शनल एट द नेम सजेस्ट का मतलब क्या, इंटेंशन से। मतलब दो दोस्तों ने मिलकर जो है वो क्या खरीद ली, एक जो है वो गाड़ी खरीद ली, अब उस गाड़ी को उन्होंने करीम पे लगा दिया,
अब उससे जो रेंटल्स आ रहे हैं वो आपस में क्या हो रहा है, शिरकत हो रही है। तो ये क्या हो गया, शिरकतुल मिल्क ऑप्शनल, कि गाड़ी अपनी मर्जी से खरीदी है, दो दोस्तों ने मिलकर जो है वो एक ट्रक ले लिया और वो कोरियर कंपनी को दे दिया, तो ये क्या है, इससे रेंटल्स आ रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ऑप्शनल हो गई। शिरकतुल मिल्क कंपलसरी क्या होती है, गैर इख्तियारी, जो आपकी रजामंदी और आपकी मर्जी के बगैर हो जाए। मिसाल के तौर पर दो बेटे हैं, अब उनके वालिद साहब एक कारोबार करते थे, एक उनका घर था, अब वो जैसे ही उनके वालिद साहब का इंतकाल हुआ, वो बगैर उनकी मर्जी के इन दो बच्चों में दरमियान क्या हो गया, मुश्तरका कारोबार, मिल्कियत हो गई। अब ये जो मिल्कियत में ओनर पार्टनरशिप आई है, ये क्या है, गैर इख्तियारी है। तो ये दोनों चीजें, इख्तियारी और गैर इख्तियारी, उनका हुक्म क्या है, शिरकतुल मिल्क। तो शिरकतुल मिल्क चूंकि बिजनेसेस ज्यादातर शिरकतुल मिल्क पे नहीं चलते, इसलिए हम जो है वो बहुत मुख्तसर अंदाज में शिरकतुल मिल्क के अहकाम देखेंगे। सबसे पहले, ईच पार्टनर इज अ स्ट्रेंजर विद रिस्पेक्ट टू द शेयर्स ऑफ अदर। एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के मामले में बिल्कुल गैर मालिक है, यानी वो बिल्कुल अजनबी है। यानी वो अगर दो बेटे हैं, अगर आधा आधा घर के मालिक हुए, तो वो दूसरे से पूछे बगैर उस घर में रेनोवेट नहीं कर सकता, दूसरे से पूछे बगैर उस घर को बेच नहीं सकता। The share of one partner in the possession of another co-owner is governed by the rule of वदिया। एक के पास जो दूसरे का हिस्सा है, वो क्या है, अमानत है। मैं उस चीज का क्या हूँ, मेरे पास अमानत है, मैं उसका खयानत ना करूं और उसमें जो है कोई खराबी ना करूं। प्रॉफिट एंड लॉस विल बी अकॉर्डिंग टू रेशियो ऑफ ओनरशिप। इसका प्रॉफिट एंड लॉस जो है बहुत ही आसान है। मिसाल के तौर पर, जो एक आदमी था, उसको घर खरीदना था, तो उस घर को रहने के लिए खरीदना था। उसने कहा कि जो है ना, वो मैं क्या करता हूँ कि बैंक में जाता हूँ। तो उसके वालिद साहब ने कहा, बेटा इंटरेस्ट बेस्ड बैंक में जाने की जरूरत नहीं है, मैं ही आपको मक्खी अमाउंट दे देता हूँ, हम दोनों मिलकर ये घर ले लेते। अब दोनों ने मिलकर घर ले लिया। अब दोनों ने जब मिलकर घर ले लिया, अब उसके बाद वालिद साहब ने कहा, बेटा मेरे पैसे वापस करो, मैं तो इस घर में ओनर हूँ, तो अब मेरा हिस्सा मुझे वापस करो, तुम पूरा अपना हिस्सा रखो अपने पास। अब तुम्हारे पैसे आ गए, तो अब वो क्या पैसे वापस करेगा, वो जो पैसे वापस करेगा वो प्रिंसिपल अमाउंट वापस नहीं करेगा, बल्कि वो उस घर की मार्केट वैल्यू निकालेगा। अगर फॉर एग्जाम्पल 2 करोड़ का घर था, 1 करोड़ वालिद साहब ने दी, 1 करोड़ बेटे के हैं, और उसके बाद अब वालिद साहब ने जब कहा, बेटा पैसे मेरा हिस्सा वापस करो, तो हमने देखा कि उस घर की कीमत एप्रिशिएट होकर 2.5 करोड़ हो गई। तो अब उसके बाद वो वालिद साहब को 1.25 करोड़ वापस करेगा। क्यों वापस करेगा, इसलिए कि वालिद साहब का हिस्सा, वो शेयर, एक तो प्रिंसिपल है और दूसरा जो एप्रिसिएशन हुई है वो प्रॉफिट हुआ है ना। और प्रॉफिट क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द रेशियो ऑफ ओनरशिप है, और रेशियो ऑफ ओनरशिप क्या था, 50-50%। और अगर लॉस हो गया, फॉर एग्जाम्पल वो कीमत 2 करोड़ की बजाय 1.5 करोड़ हो गई, तो वालिद साहब को कितना मिलेगा, 75 लाख मिलेंगे। तो यहाँ पर प्रॉफिट का शेयरिंग रेशियो भी आप चेंज नहीं कर सकते, लॉस का शेयरिंग रेशियो भी आप चेंज नहीं कर सकते, ये शरीयत की तरफ से डिसाइडेड है। सही? तो यहाँ पर हमें बात क्लियर हो गई कि हम जो शिरकतुल मिल्क होती है, उसके अंदर हम दूसरे के लिए अजनबी होते हैं। मिसाल के तौर पर, बड़े वालिद साहब का इंतकाल हो गया, बड़े भाई जो थे वो कारोबार करते हैं, और अभी छोटे भाई जो है वो कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, वो बहुत कम ऑफिस आते हैं। बड़े भाई जो है वालिद साहब का कारोबार लेके चल रहे हैं। तो बड़े भाई जब कह रहे हैं कि यार यहाँ कारोबार जो है ना, वो हम पहले तो वालिद साहब जो थे वो क्या कहते हैं, कॉटन बेल्स का काम करते थे, अब इतना मजेदार ये काम नहीं रहा, तो मैं जो है वो यौन की तरफ चला जाता हूँ, या मैं गंदम के कारोबार में चला जाता हूँ, तो मैं यहाँ से वाइंड अप करता हूँ और दूसरा कारोबार शुरू करता हूँ। तो अब वो कहते हैं कि भाई मैं सबसे ज्यादा समझदार हूँ, मैं जो है सारे फैसले कर सकता हूँ, वो छोटे भाई को क्या पता। नहीं, छोटे भाई भी जो है वो आपके साथ पार्टनर है, आप उनसे पूछे बगैर पूरे बिजनेस का फैसला नहीं कर सकते, बिकॉज यू आर अ स्ट्रेंजर विद रिस्पेक्ट टू द शेयर ऑफ अदर। दूसरे शेयर में, आप अपने हिस्से में तो आप मालिक हैं, लेकिन दूसरे हिस्से में जब पूरे कारोबार को वाइंड अप कर रहे हैं, या पूरे कारोबार की स्ट्रेटेजी चेंज कर रहे हैं, तो आप उसमें छोटे भाइयों से नहीं पूछ सकते, छोटे भाइयों को इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ, अपने छोटे भाइयों से आप एक तरह की अंडरटेकिंग ले लें, या उनसे कंसर्न ले लें कि भाई जो भी फैसले करने होंगे मैं अपनी मर्जी से कर लिया करूंगा। तो अगर वो आपको खुशी से दाद देते हैं तो फिर एक दूसरा मामला है। तो इसी तरह जो है वो, तो हमें जो है वो शिरकतुल मिल्क के अहकामात को समझना पड़ेगा जब फैमिली बिजनेस की तरफ हम आते हैं, और उस बिजनेस की तरफ आते हैं जो हमें इनहेरिट होता है। सही है? तो शिरकतुल मिल्क के अहकाम समझने होंगे। लेकिन नॉर्मली
शिरकतुल अक्द होती है। बिजनेसेस जो है वो शिरकतुल अक्द पे होते हैं, यानी जॉइंट कमर्शियल एंटरप्राइज होते हैं, यानी उनमें जो है वो मकसूद क्या होता है, कैपिटल लगाकर मजीद अर्न करना मकसूद होता है। तो उसकी डेफिनेशन क्या है, पार्टनरशिप अफेक्टेड बाय अ म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट in which the partners join together with different contribution, work or obligation for the purpose of earning profit. Purpose क्या है, आपका प्रॉफिट अर्न करना है, और आप या तो कंट्रीब्यूशन दे रहे हो, या आप सर्विसेज दे रहे हो, या कोई जिम्मेदारी ले रहे हो। आपकी जिम्मेदारी भी आ जाती है इसके अंदर, आपकी ओनरशिप भी आ जाती है, आपकी कंट्रीब्यूशन भी आ जाती है। सारे पार्टनर्स इसमें हिस्सा लेते हैं, और मकसद है कि एक ज्वाइंट सक्सेसफुल ज्वाइंट कमर्शियल इंटरप्राइज करनी है। तो ये शिरकतुल अक्द है। अक्द मींस कमर्शियल, अक्द मीन कॉन्ट्रैक्ट। अब शिरकतुल में 3 तरह से हो सकती है, ठीक है, क्योंकि आप जो भी इनपुट इसमें लगाएंगे, मतलब 2 पार्टनर्स हैं, वो कुछ ना कुछ तो इनपुट लगाएंगे, तो इनपुट मुख्तलिफ किस्म का हो सकता है। इसी तरह शिरकतुल अक्द भी मुख्तलिफ किस्म की हो सकती है। तो हमने देखा एक है शिरकतुल अमवाल। अमवाल इज द प्लूरल ऑफ माल। माल का मतलब होता है मनी, वेल्थ, कैपिटल। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पार्टनर्स क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं, कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं। वी आर ऑल द पार्टनर्स इन्वेस्ट सम कैपिटल इनटू कमर्शियल एंटरप्राइज। 3 आदमी है, उन दोस्तों ने सोचा कि हम जो है एक जो है वो कारोबार करते हैं। हम जो है वो मिसाल के तौर पर हम 3 लोगों ने मिलकर शुरू किया कि हम एक प्लांट लगाते हैं, और उस प्लांट से जो है ना वो हम कोई भी चीज प्रोड्यूस करेंगे। मसलन हम जो है वो बटर प्रोड्यूस करेंगे, हम जो है वो फार्म लगाते हैं, और उससे जो है वो फ्रूट्स प्रोड्यूस करेंगे। तो ये सारी चीजें जो है वो क्या कैपिटल आपने इन्वेस्ट किया, सबने मिलकर जो है 1-1 करोड़ रुपए मिलाए, और जो है 3 करोड़ से कुछ फिक्चर्स खरीदे, कुछ जो है वो रॉ मटेरियल लिया, कुछ जो है वो लोगों को हायर किया, और एक कैपिटल इन पार्टनरशिप शुरू कर दी। तो शिरकतुल अमवाल है, और इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कॉमनली यूज्ड फॉर्म ऑफ शिरका। ये सबसे ज्यादा कॉमन शिरकत है, और आप देखिए कि आप 90% ऑफ द आपको जॉइंट वेंचर जो है वो इसी पे नजर आते हैं। जब यही नजर आते हैं, तो आगे के हम डिटेल में मसाइल या इसी के लेके चलेंगे, अगर जब हम दूसरे टॉपिक्स को भी देख लेते हैं। दूसरी शिरकत है शिरकतुल आमाल। आमाल मींस अमल की प्लूरल है, और अमल किसको कहते हैं, वर्क। तो इट इज द वर्क पार्टनरशिप। ये कौन सी पार्टनरशिप है, ये सर्विसेज सेक्टर में। मिसाल के तौर पर 2 दोस्तों ने मिलकर जो है वो एक कोचिंग सेंटर खोल लिया। अब ये क्या है, 2 दोस्तों ने मिलकर एक कोचिंग सेंटर खोल लिया है। अब उस कोचिंग सेंटर के अंदर किराए पे एक जगह ली, और उसमें जो उन्होंने दोनों ने क्लासेस लेना शुरू कर दी। अब दोनों ने कोई कैपिटल नहीं मिलाया, बल्कि उनका कैपिटल उनकी सर्विसेज ही हैं। Where all the partners jointly undertake to render some services for their customers. 2 दोस्तों ने मिलकर सॉफ्टवेयर हाउस खोल लिया कि भाई हम जो है वो क्या करेंगे, लोगों को सॉफ्टवेयर वेबसाइट वगैरह बना के देंगे। कुछ स्टार्टअप्स को कर लिए कुछ लोगों ने कि हम ये सर्विसेज देंगे, हम वेब होस्टिंग करेंगे, हम जो है वो उनकी मार्केटिंग करेंगे, आपकी जो है हम टैक्सी, मतलब आपने टैक्स की जो है वो क्या कर लिया, आपने सर्विसेज देने शुरू कर दी। आपने जो है वो कंपनी, हमारे पास माशाल्लाह कुछ ऐसे साथी भी हैं जो टैक्स की सर्विसेज दे रहे हैं, और उन्हें 2-3 दोस्तों ने मिलकर एक कंपनी बना ली है, और जो है वो कंसल्टेंसी दे रहा है टैक्स की। तो इस तरह की जो है ना ऑडिट फर्म्स हैं। ऑडिट फर्म्स क्या करती हैं, सर्विसेज ही देती है ना। तो ये सारी चीजें क्या है, शिरकतुल आमाल है, कि इसमें कैपिटल नहीं मिलाया, बल्कि क्या मिला है, सर्विसेज मिलाई। अब जो सर्विसेज, अब जब हमने सर्विसेज दी, फी चार्ज फ्रॉम देम इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग देम अकॉर्डिंग टू एन एग्रीड रेशो। अब इसके अंदर आप प्रॉफिट रेशो कुछ भी चेंज कर सकते हैं। प्रॉफिट रेशो आप रख सकते हैं कि भाई हम जो भी सर्विसेज देंगे तो उसमें 60% ए का होगा, 20% बी का होगा, और 20% सी का होगा। अब इसके रीजन कुछ भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर ए ज्यादा सीनियर है, इस वजह से ए के लिंक्स ज्यादा है, इस वजह से ए की नेटवर्किंग ज्यादा है, या ए की वर्किंग आवर्स ज्यादा है, जो भी है। तो हमने जो है वो मिसल फॉर एग्जांपल ऑडिट फॉर्म बनाई। अब ए के पास टैक्स डिपार्ट भी है, ए के पास जो है वो कंसल्टेंसी सर्विस भी है, बी के पास जो है सिर्फ कंप्लायंस है, वगैरह वगैरह। तो अब हम किसी भी रीजन से किसी एक का रेशो ज्यादा भी कर सकते हैं, किसी एक का रेशो कम भी कर सकते हैं। If 2 persons agree to undertake services for their customer on the condition that wages so on will go to joint pool which shall be distributed between them irrespective of the size of work each partner has actually done. तो इस सूरत में जो है वो अब जो है ना वो पार्टनरशिप जो प्रॉफिट रेशो होगा वो वर्क के लिहाज से भी जरूरी नहीं है। एक आदमी कम काम कर रहा है लेकिन सुपरवाइज कर रहा है, वो सीनियर है, उसका एक्सपीरियंस ज्यादा है, तो इस सूरत के अंदर कोई भी रेशो हो सकता है। हाँ, लॉस जो होगा वो लॉस जो है वो जितना उनकी ओनरशिप होगी उसके मुताबिक ही होगा। तो शिरकतुल आमाल का आपको प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग समझ में आ गया। शिरकतुल वजूह, वजूह कहते हैं वज की जमा है। वजूह इज द
प्लूरल ऑफ वज, और वज इज ड्राइव फ्रॉम द वर्ड वजाहत। वजाहत किसको कहते हैं? यानी ये तो बड़ा वजाहत वाला आदमी। क्या मतलब? इसकी बड़ी साख है मार्केट में, गुडविल है, यानी ये जहां बैठ जाए लोग उसको जो है वो उधार देना शुरू कर देंगे। और आप जाओगे तो आपकी क्रेडिट वर्दीनेस कुछ भी नहीं है, आपको कोई लिमिट नहीं देगा। और मुझे जो है वो देखकर जो है लोग मेरे गेट पे खड़े रहते हैं लोग, तो कि भाई जो है ना, मिसाल के तौर पर सर हमसे लिमिट अप्रूव करा लें, आप हमारे बैंक से मामला कर लें। तो ये गुडविल है। अब कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि हम हमारे पास कैपिटल भी नहीं है, हम जो है लोगों से, लेकिन गुडविल है, हमारे माशरे में साख है, तो हम उस साख की बुनियाद पर लोगों से क्रेडिट पे काम करेंगे। मिसाल के तौर पर हम जो है वो क्रेडिट पे किस तरह काम करेंगे? हमने जो है वो लोगों से हम गए और हमने जो है ना वो कराची में कुछ टेक्सटाइल मिल से बात की कि हमारे लिंक से उन्होंने हमें उधार में माल दिया और हमने इंटीरियर में आके बेच दिया। ठीक है, तो अब क्या हुआ, उधार पे माल लिया और आगे आके बेच दिया। अब प्रॉफिट पे जो बेचा तो पीछे वालों को पे ऑफ कर दिया, जो स्प्रेड आया वो हमारा प्रॉफिट हो गया। फिर जब तो अब कोई इसमें भी कोई भी रेशो डिसाइड किया जाता है, प्रॉफिट रेशो कोई भी रेशो डिसाइड किया जा सकता है। एक की गुडविल ज्यादा है तो उसको जो है वो मिसाल के तौर पर 60% कर दिया, दूसरे की कम है तो उसको 40% कर दिया। तो ये भी जो है वो शिरकतुल वजूह है। इन इसके अंदर भी आप जो है उधार में कोई चीज लेते हैं, लेकिन इसके अंदर ये बात जरूर होती है कि इसमें जो चीज आप लेते हैं वो मिल्कियत में आती है आपके, फिर आप आगे बेचते हैं। तो मिल्कियत पहले डिसाइड करनी होगी कि भाई हमने जो ये कपड़े लिए थे कराची से और हम आगे आगे बेच रहे हैं, जो कपड़े हमने लिए थे इसमें ओनरशिप किसकी कितनी होगी। इसमें अगर ओनरशिप हमने डिसाइड करनी होगी, क्योंकि जब ओनरशिप आएगी तो फिर हमें डिसाइड करनी होगी। तो पहले हमने डिसाइड किया कि ए पार्टनर की 60% ओनरशिप होगी और बी की 40% होगी। तो जैसे ही हमने कपड़े लिए 60% जो है वो ए पार्टनर उसका कपड़ों का जिम्मेदार हो गया और बी जो है वो 40% का जिम्मेदार हो गया। अब इसी तरह उनका प्रॉफिट भी होगा और इसी तरह उनका जो है वो लॉस भी होगा। तो इसमें बड़ा सिमिलर होता है शिरकत और मिल्क से। शिरकत और मिल्क में शिरकत और प्रॉफिट का शेयरिंग रेशो शेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट के बराबर होता है। तो शिरकत उल वजूह में भी जो है ऐसा ही होगा कि यहाँ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो शेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट के बराबर होगा। लेकिन इससे पहले जो हमने पढ़ी थी शिरकतुल आमाल और शिरकतुल अमवाल, उसके अंदर जो है वो क्या होता है, आप पार्टनरशिप शेयर ऑफ प्रॉफिट शेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट से अलग भी कर सकते हैं। तो ये मेजर डिफरेंस था। तो हमने देखा कि 3 तरह की शिरकतें होती हैं। पहली बात, या तो आपका कैपिटल पैसे के लगता है, या आपका जो है वो सर्विसेज लगती हैं, या आपकी क्रेडिट वर्दीनेस या आपका गुडविल लगती है। तो इन सब सूरतों में हमें मालूम हुआ कि एक पार्टनरशिप की जा सकती है। और इससे हमें एक और बात भी पता चली कि जो कारोबार की गुडविल होती है ये भी शरअन एक माल होता है। यानी अगर शरीयत की तरफ, गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव हो, ये ट्रेड मार्क है या जो नाम है आपका, एक कारोबारी साख है, तो ये भी गुडविल है। सही है, ये भी एक एसेट है और इसकी भी मार्केट वैल्यू निकाली जाएगी। कि एक आदमी जो है ना अपना 10 साल ब्रांड आपके पास लेके आ रहा है, मर्जर पे लेके आ रहा है, और आप एक नया ब्रांड लेके आ रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि हम दोनों मर्ज करके एक नया ब्रांड बनाए। तो अब जो है वो आपने जो अपने साथ कैपिटल लेके आए हैं वो तो ठीक है, दूसरा जो अपने साथ कैपिटल लेके आया वो भी ठीक है, लेकिन उसका जो गुडविल है उसकी मार्केट वैल्यू निकालेंगे और उसकी मार्केट वैल्यू निकालने के बाद उसको भी उसका कैपिटल काउंट करेंगे, क्योंकि उसकी गुडविल की भी एक वर्थ होती है। अच्छा, अब हम कैपिटल पे आते हैं, हम आते हैं शिरकतुल। अब अगर हम रिकॉल करें तो हम किस पर आ गए, शिरकतुल मिल्क खत्म हो गई, शिरकतुल अब यानी ज्वाइंट वेंचर आ गया। उस ज्वाइंट वेंचर के अंदर शिरकतुल अमवाल पे भी हम बात नहीं कर रहे जो सर्विसेज की होती हैं, और शिरकतुल वजूह की बात भी नहीं कर रहे जो गुडविल की होती है, बल्कि हम बात कर रहे हैं बेसिक कैपिटल की, बेसिक शिरकत की। वो शिरकत कौन सी होती है, शिरकतुल अक्द, और उसके अंदर कौन सी होती है, शिरकतुल माल, जो बहुत कॉमन है कि दो लोग जॉइंट वेंचर कर रहे हैं और कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर जो है वो स्कूल खोल रहे हैं, मिसाल के तौर पर जो है वो जो एक सॉफ्टवेयर हाउस खोल रहे हैं, मिसाल के तौर पर जो है एक कंपनी लगा रहे हैं, मिसाल के तौर पर जो है एक सीमेंट फैक्ट्री लगा रहे हैं, कुछ भी लगा रहे हैं। तो दो दोस्त मिलकर, दो पार्टनर्स मिलकर कैपिटल लगा रहे हैं, या जो लिमिटेड कंपनी है तो वो कुछ लोग ने कैपिटल लगाया हुआ और कुछ लोगों से जो है उन्होंने शेयर्स के थ्रू कैपिटल लिया हुआ, तो वो भी पार्टनरशिप है। तो ये सारी चीजें क्या है, कैपिटल की होती है। तो अब कैपिटल के अहकाम हमें मालूम करना है कि कैपिटल के अहकाम क्या है। तो जो शिरकत में कैपिटल लगेगा इट शुड बी क्वांटिफाइड। हमने बात की थी अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए।
तो ये क्वांटिफाइड होना चाहिए भाई, आपने कितना कैपिटल लगाया, मैंने कितना कैपिटल लगाया, मैंने 1 लाख रुपए लगाया, आपने भी 1 लाख रुपए लगाए, तो मालूम होना चाहिए हाउ मच। ये नहीं कि यार मैं लगाता रहूंगा, देखता रहूंगा, तुम अच्छा काम करते रहोगे तो लगाता रहूंगा, नहीं। इस सूरत में अगर कोई बंदा ग्रेजुअली करे, जैसे कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि यार हम सारा पैसा एक साथ इंडक्ट नहीं करना चाहते, डूब ना जाए, आपको जिस जिस महीने जितनी पैसों की जरूरत है उतना उतना हम लगाते जाएंगे। तो इस सूरत के अंदर जिस महीना आपने जितना पैसा लगा दिया है वही आपका कैपिटल है, जितना आपने कमिट किया वो कैपिटल नहीं है, सही है। वो तो आप बाद में लगाएंगे, कैपिटल तो उसका रेशियो देखा जाएगा आज का, कि जिस टाइम पे हम खड़े हुए एट दिस टाइम आपका कैपिटल कितना है, वो शुड बी नोन। सेकेंडली स्पेसिफिक, मुतय्यन हो कि भाई कौन सी करेंसी में, पीकेआर में है, क्या है, आपकी गाड़ी है तो आपकी कौन सी गाड़ी मेरे पास कैपिटल के तौर पर लगेगी, आपका कौन सा घर कैपिटल के तौर पर लगा हुआ है। मिसाल के तौर पर एक आपका जो है ना वेयर हाउस है, उस वेयर हाउस के एक कमरे के अंदर आपने जो है ना एक किसी के साथ पार्टनरशिप की हुई है, सही है। तो अब आप जो है वो जो पार्टनरशिप कर रहे हैं तो मालूम होना चाहिए कि इस वेयर हाउस, इस कमरे के अंदर जितना माल पड़ा हुआ है ये क्या इस ज्वाइंट वेंचर का है या आपका जो अपना कारोबार है उसका है, ये मालूम होना चाहिए। ये जो प्रिंटर पड़े हुए हैं, ये जो इसके जो है वो प्रिंटिंग मशीन है, लैपटॉप्स पड़े हुए हैं, ये इस कारोबार के हैं या आपके अपने वाले कारोबार के हैं, ठीक है। तो ये भी मुतय्यन होने चाहिए। अच्छा, ये जरूरी नहीं कि मर्ज हो, मिक्सिंग ऑफ कैपिटल इज नॉट रिक्वायर्ड। आप जरूरी नहीं कि दो आदमियों ने गाड़ी ली और दो आदमी ने मिलकर रेंट कार पे गाड़ी चलाने शुरू कर दी, एक अपनी गाड़ी एक दूसरे की गाड़ी। तो ये दो जरूरी नहीं कि आप दोनों गाड़ियां मिक्स कर लेंगे, दोनों की दोनों गाड़ी, बल्कि एक आदमी की तय हुई ये मेरी गाड़ी है, ये तुम्हारी गाड़ी, जो भी हमें इसका रेंट आएगा हम आपस में शेयर कर लेंगे। तो मर्ज होना कोई जरूरी नहीं, लेकिन मर्ज कर लें तो अच्छा होता है, इसके अंदर बहुत से मसाइल हल हो जाते हैं। अच्छा, ये भी जरूरी नहीं लिक्विड फॉर्म में हो, ये भी हो सकता है कि एक आदमी पैसे लेके आए और एक आदमी कहे कि भाई देखो मेरा ये ऑफिस है ना, इस ऑफिस के अंदर मैंने पहले से ही जो है ना एक स्टूडियो भी बनाया हुआ है, एक जो है इसके अंदर फिक्सर्स भी रखे हुए हैं, इसमें मैंने ये एसी वेसी भी लगाए हुए हैं, ये सारा ऑफिस जो है ना ये मेरा कंट्रीब्यूशन हो गई, ये मेरा कैपिटल हो गया। आप जो पैसे लेके आए वो आपका कैपिटल हो गया। अब हम जो है वो मेरा हेड ऑफिस मेरा हो गया, हेड ऑफिस सारा रेनोवेट मैंने कर दिया, आपके जो है पैसे आ गए, आपने जो है वो क्या कर दिया, उससे हमने मटेरियल ले लिया। तो इस सूरत के अंदर इन काइंड भी हो सकती है कैपिटल, लेकिन जरूरी क्या है कि उसकी वैल्यूएशन हो जाए, क्योंकि वैल्यूएशन अगर नहीं होगी तो गरर आ जाएगा, आपको मालूम नहीं होगा कि भाई ये जो उसने हेड ऑफिस में माल लगाया, अपना फिक्सर्स लगाए हैं, इसकी आज की मार्केट वैल्यू क्या है, तो उसी का उसका शेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट पता चलेगा ना। तो शेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट मालूम होना चाहिए, इसलिए अगर लिक्विड नहीं इलिक्विड कैपिटल है तो उसकी मार्केट वर्थ मालूम कर लेनी चाहिए। अब हमने कैपिटल लगा दिया और हमने कारोबार शुरू कर दिया, हमने जो है फॉर एग्जांपल एक जो है वो जो है वो हमने एक सीमेंट की फैक्ट्री लगा ली और हमने जो है उसका सारे जो है वो प्लांट फिक्सर ले लिए और उसमें रॉ मटेरियल ले लिया और सीमेंट प्रोड्यूस हो रही है और पूरे मुल्क जा रही है। तो अब क्या करेंगे, द रेशियो ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन मस्ट बी एग्रीड एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट किया जाए उसी वक्त मालूम होना चाहिए कि आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, ये आपको मालूम होना चाहिए। क्यों मालूम होना चाहिए, क्योंकि हमें क्या था, गरर नहीं आना चाहिए। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मालूम होना चाहिए कि भाई हम जो काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि बाद में देखी जाए कि देखते हैं अभी क्या होता है। या एक जगह पे मैं गया तो उन्होंने कहा कि पिछली दफा तो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 50-50 था, इस साल अभी हमने डिसाइड किया नहीं है। हालांकि मैंने कहा क्वार्टर गुजर चुका, अभी तक डिसाइड नहीं हुआ। तो वो कहने लगे कि नहीं, अभी हमने कहा कि अगर इस दफा थोड़ा बिजनेस अच्छा चलने का उम्मीद है, अगर हमने दूसरे पार्टनर को भी बता दिया ना कि तुम्हारा 50% है, तो वो बाद में डिमांड करेगा। अभी हमने कहा कि जरा देखते हैं, अगर बहुत अच्छा चल गया तो उसका 40% कर देंगे, अपना 60 कर देंगे, ताकि जो है ना पिछली दफा के बकायदा ही उसको पैसे मिले, ज्यादा ना मिले। तो ऐसा नहीं है, आप जो है पहले दिन से डिसाइड करें कि उसका क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा। हाँ, ये जो मसला है कि आप किसी को ज्यादा नहीं देना चाह रहे या कोई ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, उसका आगे मैं हल बताऊंगा। So the ratio must be determined as a portion of the actual profit earned. अच्छा, ये जो रेशो होगा ये प्रॉफिट का होगा, इन्वेस्टमेंट का नहीं होगा। बिकॉज हमने सूद के अंदर क्या डेफिनेशन पढ़ी थी, सूद में क्या रिस्क फ्री होता है, यानी फिक्स रिटर्न होता है। भाई मैंने 1000 रुपए दिए, इसका 10% मार्कअप चाहिए, तो ये तो रिस्क फ्री हुआ ना। तो अगर मैंने भी पार्टनरशिप के अंदर भी ये करूं कि हर पार्टनर को अपने इन्वेस्टमेंट का 10% मिलेगा, 10 लाख रुपए दिए तो 1 लाख रुपए प्रॉफिट मिलेगा, तो ये तो फिक्स रिटर्न हो गया। जब फिक्स रिटर्न हो गया तो इसके अंदर रिस्क कहाँ रहा, तो ये तो सूद हो गया। इसलिए रिटर्न कभी भी आपका पार्टनरशिप हो या इन्वेस्टमेंट हो,
रिटर्न फिक्स नहीं हो सकता, रिटर्न फिक्स नहीं हो सकता। बाद लोग कहते हैं ना कि यार देखो हमारे कारोबार में लगा दो, हर महीने 50,000 तो पक्के पक्के हैं, उससे ऊपर जितना हो जाए लेकिन 50,000 तो मिलेंगे मिलेंगे, अगर नहीं भी हो तो मैं तुम्हें दूंगा। तो एक शरीक अगर दूसरे पार्टनर को गारंटी दे रहा है तो इसका मतलब क्या है, रिस्क उसका खत्म कर रहा है, रिस्क खत्म हो गया, सूद हो गया। तो परसेंटेज जो है वो एक तो फॉर्मूला डिसाइड हो गया, रेशो क्या है, दूसरा वो प्रॉफिट एक्चुअल प्रॉफिट से टाई हो, इन्वेस्टमेंट से टाई ना हो। इसी तरह नॉट इन लमसम अमाउंट, लमसम भी ना हो, जैसे मैंने मिसाल दी कि भाई 50,000 तो मिलेगा ही मिलेगा, नहीं, ये भी आप डिसाइड नहीं कर सकते। एक आदमी कहता है यार मेरा किचन के लिए मुझे ना ₹1,00,000 पर मंथ तो चाहिए चाहिए, तो आप मुझे अपने, मैं आपको कारोबार में साथ दे रहा हूँ तो आप मुझे ₹1,00,000 तो जरूर जरूर दें, मुझे पिछली कंपनी से ₹1,00,000 मिलते थे। नहीं, ये बात नहीं डिसाइड हो सकती, लमसम अमाउंट है नहीं हो सकती। असली भी पार्टनर, हाँ, एक और मसला ये, अभी मैं उसूल बता रहा हूँ, फिर इसके इन इश्यूज का जवाब भी मिलेगा आपको, जब आप सुनेंगे तो आपको मिलेगा कि इसका ये एक नेचुरल फिनोमिना, इसका हल क्या होगा। असली में पार्टनर, अच्छा पार्टनर दो तरह से होते हैं, एक्टिंग पार्टनर और एक स्लीपिंग पार्टनर। पहले तो अभी तक देखेंगे, अभी हमने जो बात की थी ना कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो शिरकतुल आमाल में, शिरकतुल अमवाल में कुछ भी हो सकता है, शेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट के बराबर होना कोई जरूरी नहीं है। ये कब था, जब सारे पार्टनर्स नॉर्मल पार्टनर्स हो। लेकिन अगर उनमें जो कोई पार्टनर स्लीपिंग पार्टनर हो, अब स्लीपिंग पार्टनर को जरा समझ लें, स्लीपिंग पार्टनर वो नहीं होता जो काम नहीं करता, स्लीपिंग पार्टनर वो होता है जिसके ऊपर काम ना करने की पाबंदी कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हो, कि भाई 3 पार्टनर्स हैं लेकिन मैनेजमेंट जो है ए एंड बी करेंगे, सी जो है इंटरफेयर नहीं करेगा, सी इंटरफेयर नहीं करेगा। तो ये क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई है तो ये स्लीपिंग पार्टनर हो गया। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखी, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है तीनों काम करेंगे, सी जो है वो 7 महीने के लिए तबलीग में चला गया, या वो जो है ना क्या कहते हैं अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए अमेरिका चला गया, साल भर बाहर रहा। तो अब अगर जो प्रैक्टिकली उसने कुछ काम नहीं किया, लेकिन चूंकि उस पर बाइंडिंग नहीं दी है काम ना करने की, तो वो स्लीपिंग पार्टनर नहीं काउंट होगा, बल्कि वो क्या होगा, वर्किंग का पार्टनर ही काउंट होगा। तो स्लीपिंग पार्टनर और वर्किंग पार्टनर का दारोमदार कॉन्ट्रैक्ट पे है। इसलिए कहते हैं कि पार्टनरशिप के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जब पार्टनरशिप शुरू की जाए तो उसी वक्त जो है कॉन्ट्रैक्ट एक बनाकर किसी मुफ्ती साहब को दिखा दिया जाए। तो अब स्लीपिंग पार्टनर हमने डिसाइड कर दिया कि स्लीपिंग पार्टनर कौन है। तो जो स्लीपिंग पार्टनर है उसका शेयर जो है वो उसके शेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट से ज्यादा नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पर एक ए बी सी है, तो सबने 33% की इन्वेस्टमेंट की है, और एक सी के बारे में डिसाइड किया कि वो पार्टनरशिप में वो मैनेजमेंट में हिस्सा नहीं लेगा। तो ए का हिस्सा जो है वो आप जो है वो 40 कर दो, बी का हिस्सा जो है वो 30 कर दो, तो 40-70 हो गया, और 30 कर दो सी का, जो मैनेजमेंट में हिस्सा नहीं ले रहा, ठीक है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं कि भाई जो है वो ए का हिस्सा जो है वो 30 है, बी का हिस्सा 30 है, और जो है 40 जो है वो सी का है, जो जो है स्लीपिंग पार्टनर है। क्योंकि स्लीपिंग पार्टनर का शेयर जो है वो इन्वेस्टमेंट शेयर से कम तो हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता। फिर आगे देखते हैं कि बोथ आर वर्किंग पार्टनर द शेयर ऑफ प्रॉफिट कैन डिफर फ्रॉम द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट, हमने बात कर ली है। डिफरेंट पार्टनर में बी गिवन डिफरेंट वेटेजेस अकॉर्डिंग टू द अमाउंट एंड पीरियड ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। हम डिफरेंट वेटेजेस भी दे सकते हैं। वेटेजेस मतलब कि भाई देखो अगर आप हमारी पार्टनरशिप में 7 साल तक रहते हो तो आपको हम जो है वो, जो हमारे साथ पार्टनर 7 साल तक रहेगा उसको हम जो है वो 40% की पार्टनरशिप देंगे, और जो हमारे साथ 3 साल रहेगा उसको हम 30% की पार्टनरशिप देंगे। आप देखते हैं ना कि बैंक अकाउंट, बैंक्स में, इस्लामिक बैंक में सर्टिफिकेट्स होते हैं, तो वो इसी वजह से वेटेज ज्यादा देते हैं, जो उसकी टेन्योर ज्यादा होता है, 7 साल का सर्टिफिकेट का रिटर्न ज्यादा होता है, उसी वजह से कि जो पार्टनर देर तक रहे। तो आप ये ओपन कर सकते हैं भाई, अगर आप मेरे साथ जो है, फॉर एग्जाम्पल आप ये भी बात कर सकते हैं कि जो हमारे साथ पार्टनरशिप में अपने कैपिटल को 10 साल तक के लिए टाई करेगा, उसको हम जो है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है वो हम उसका PSR जो 20% रखेंगे, और जो 5 साल तक के लिए टाई करेगा उसका हम जो है 5% देंगे। तो ये भी आप डिफरेंट वेटेजेस कर सकते हैं पार्टनरशिप में। बोथ पार्टनर कैन एग्री द फर्स्ट 6 मिनट। अब ये भी कर सकते हैं कि हम टेन्योर भी कर सकते हैं कि भाई देखो हमारे दरमियान पहले 6 महीने तक 50-50 होगा, और नेक्स्ट 6 मंथ में जो है वो 30-70 होगा। मिसाल के तौर पर दो पार्टनर ये कह रहे हैं कि भाई एक पार्टनर ने जो है ना वो सिर्फ 30% ऑफ प्रॉफिट लगाया और दूसरे पार्टनर ने 70% लगाया, लेकिन जो 30% ए लगा रहा है उसका एक्सपीरियंस ज्यादा है, तो वो कहता है कि देखो पहले 6 महीने में मैं तुम्हें काम भी सिखा रहा हूँ, तो मेरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 50% और तुम्हारा भी 50% होगा, यानी मेरा शेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट से भी ज्यादा प्रॉफिट होगा। लेकिन 6 महीने बाद तुम काम सीख चुके होगे,
तो चूंकि मेरा 30% ही शेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट है, तो फिर मुझे 30% प्रॉफिट मिलेगा, तो मैं 70% मिलेगा। तो ये भी डिसाइड कर सकते हैं, या ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि भाई देखो हम जो है फ्रूट्स का कारोबार कर रहे हैं, तो जो है ना एक दोस्त की एक्सपर्टीज मैंगो में ज्यादा है और एक दोस्त की एक्सपर्टीज वाटरमेलन में ज्यादा है, तो दोनों के सीजन अलग है। मिसाल के तौर पर तो देखो वाटरमेलन में जो है ना वो क्या कहते हैं रिटर्न इतना ज्यादा नहीं होता, मैंगो में ज्यादा होता है। तो जो मेरा सीजन होगा तो मेरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ज्यादा होगा, और जब तुम्हारा सीजन होगा तो तुम्हारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ज्यादा होगा। तो ये भी डिसाइड कर सकते हैं। पार्टनर कैन आल्सो एग्री दैट उस पे भी कर सकते हैं, स्लैब्स पे भी कर सकते हैं। देखो 1 मिलियन तक जब अगर प्रॉफिट होगा ना तो हमारा 50-50 होगा, और 1 मिलियन से भी ऊपर हो गया तो तुम्हारा 70 मेरा 30। आप मिसाल के तौर पर आप किसी पार्टनर को जो है ना वो इंसेंटिव देना चाहते हैं, आप कहते हैं कि देखो हम दोनों मिलकर काम करते हैं, लेकिन जो है ना अगर तुमने एफर्ट ज्यादा की और तुमने 1 मिलियन से भी ज्यादा प्रॉफिट ले गए तो तुम्हें 70% मिलेगा। तो ये भी स्लैब से भी कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि शरीयत क्या कहती है, आप ये समझ गए कि शरीयत ये कहना चाह रही है जब तक रात के 2-2 बजे तक अम्मी ऐसी बैठी हुई होती है। तो बेटा आप लोग नीचे बाहर खेलते थे, लड़के थे। जी प्लीज म्यूट कर लीजिए। अच्छा पार्टनरशिप आपने देखा कि कितना शरीयत ने मार्जिन दिया है। इसका मतलब ये कि शरीयत ये कहना चाह रही है कि जब तक आप एक प्रॉफिट कोई वाजे हो जाए, मतलब प्रॉफिट रेशो कोई फॉर्मूला डिसाइड हो जाए, गरर अनसर्टेनिटी खत्म हो जाए, फॉर्मूला क्लियर हो जाए, तो आप कोई भी फॉर्मूला किसी भी स्लैब का कोई भी रख लो। हाँ बस ये कंडीशन है फॉर्मूला क्लियर हो, रूल्स क्लियर हो, शरीयत आपको कोई बीच में इन्वॉल्व नहीं हो रही। और दूसरी बात ये कि शरीयत ही कह रही है कि रूल्स भी क्लियर हो, और सेकंड बात ये कि किसी एक पार्टनर का हक ना मारा जाए। ये आप ना डिसाइड करो। मिसाल के तौर पर आप ये कहो कि भाई जो है ना कि जो है ना इस कारोबारी ट्रिप पे जितना प्रॉफिट होगा वो तुम्हारा, और इस अगले कारोबारी ट्रिप पे जितना प्रॉफिट होगा वो मेरा। तो देखिए ये गलत है, शरीयत इसको नहीं मानती। बिकॉज देखो हो सकता है कि इस ट्रिप पे आप जाए आपको कोई प्रॉफिट ना हो, और मैं ट्रिप पे जाऊं तो मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल जाए। सही है। तो चूंकि इस फॉर्मूले के जरिए एक पार्टनर का हक मिलना यकीनी नहीं रहेगा, तो इसको शरीयत नहीं मानती। शरीयत कहती है आप कोई ऐसा फॉर्मूला डिसाइड करो जिसमें दोनों को मिलना यकीनी हो, या दोनों का लॉस होगा या दोनों को मिलेगा, और दूसरा वो फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए। अब उसके बाद आप कितना खेलो ये है, शरीयत बीच में इन्वॉल्व नहीं होगी। अच्छा दूसरी बात है कि बाज लोग होते हैं वो प्रॉफिट वो कहते हैं कि हमें तो फिक्स रिटर्न चाहिए कुछ अरसे तक क्योंकि हमें किचन चलाना है, तो उसको हम प्रोविजनल प्रॉफिट दे सकते हैं, ड्राइंग दे सकते हैं। हम कह सकते हैं भाई 60,000 रुपए महीने की आप ड्राइंग करो, और उसके बाद जो बचेगा हम देखेंगे साल के बाद जो एक्चुअल प्रॉफिट होगा उसमें एडजस्ट कर लेंगे। तीसरा है कि बाद लोग कहते हैं कि ऐसा करते हैं कि सारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, कुछ रेनी डे के लिए भी रखते हैं। तो आप एक रिजर्व रख सकते हो कि भाई जो है ना 1 मिलियन प्रॉफिट होगा तो हम इतनी लाख रुपए जो है रिजर्व रख देंगे और बकिया डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो कैपिटल का रिजर्व रखना भी ठीक है। अच्छा यहाँ तक हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट देखा, उसके बाद इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन में। अभी मैं इसको एंड कर रहा हूँ और फिर उसके बाद फौरन ही हम इसी आईडी के साथ दोबारा ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह ताला। और हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट की बात कर रहे थे, यहाँ तक हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो समझ में आ गया। अब लॉस की हम बात करते हैं। लॉस की हम बात करते हैं तो हम ये बात कर रहे हैं कि लॉस के बारे में शरीयत ने हमें बाउंड कर दिया, क्योंकि इस हज़रत अली रजी अल्लाह अन्हु की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लॉस डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा। इसमें हमारे हाथ बंद है। लेकिन जहां शरीयत ने आजादी दी है वह आजादी का इस्तेमाल करना चाहिए, और जहां आजादी नहीं है वहां पर हाथ बांध लेने चाहिए। जैसे नमाज में हम हाथ बांधते ना वैसे हाथ बांध लेने चाहिए। तो शरीयत ने आपको क्या कह दिया कि भाई लॉस तो रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट के मुताबिक होगा। अब चाहे सारे पार्टनर राजी हो कि भाई जो है मैं ज्यादा लॉस बेयर करूंगा, मेरे 30% इन्वेस्टमेंट थी लेकिन मैं 50% लॉस बेयर करूंगा, नहीं, शरीयत ने मना कर दिया। ठीक है। और इसमें सारे उलमा किराम का इत्तेफाक है, लॉस तो शेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट के मुताबिक होगा। इसी से आपको पता चला जो मैं कह रहा था ना कि शेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट जरूर मालूम होना चाहिए। क्यों मालूम होना चाहिए? क्योंकि अगर लॉस होगा तो वो तो शेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट के मुताबिक होगा। तो शेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर मालूम नहीं होगा तो गरर के अलावा लॉस के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन में भी मसला आएगा। अच्छा उसके बाद हम करते हैं मैनेजमेंट और मुशारका। मुशारका की मैनेजमेंट कैसे होगी? मिसाल के तौर पर 3 भाइयों ने जो है कारोबार शुरू किया है,
तो अब क्या है कि ईच पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू एक्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। तीनों भाई जो है पार्टनरशिप के मामले में मैनेजमेंट कर सकते हैं। कोई सेल्स का डिपार्ट ले ले, कोई फाइनेंस का ले ले, कोई एचआर को ले ले। It is permissible for the partners to agree the management of partner will be received to certain partners or to a single partner। ये भी हो सकता है कि सब पार्टनर डिसाइड कर लें कि भाई पार्टनर तो सब है, लेकिन जो है ना मैनेजमेंट ही दो ही करेंगे, ये दो बड़े भाई करेंगे, क्योंकि भाई आपको इतना एक्सपीरियंस नहीं है, आप गलत फैसले ले लेते हो, तो आप बोर्ड में तो बैठोगे, आप राय तो दोगे, लेकिन फाइनल डिसीजन इनका होगा। सही, ये भी हम डिसाइड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर वालिद साहब अपने दो बेटों को अपने साथ कारोबार में लाना चाहते हैं, या एक दोस्त जो अपने दोस्तों को कारोबार में लाना चाहता है। अब वो कह रहा है कि यार इनको पार्टनर भी बनाना है, सही है, इनको वर्किंग पार्टनर भी बनाना है, लेकिन डिसीजन लेना इनको आता नहीं है। तो इनसे हम तय करा सकते हैं कि डिसीजन जो है वो ए पार्टनर का ही होगा, या बी का ही होगा, या ए और बी का होगा। तो ये भी डिसाइड हो सकता है, या डिवीजन भी डिसाइड हो सकते हैं। भाई फाइनेंस के मामले में तुम्हारा फैसला मोतबर होगा, सेल्स के मामले में मेरा होगा, एचआर के मामले में तुम्हारा होगा। अच्छा, ये यूरोप की जो टेरिटरी है इसकी सेल्स जो तुम्हारे जिम्मे होगी, इसमें तुम्हारा फैसला होगा। एशिया की मार्केट मेरे जिम्मे होगी, मेरी, तो ये भी हम डिसाइड कर सकते हैं। फिर दूसरा, उस मामले में दखल अंदाजी नहीं कर सकता। इट इज परमिसिबल फॉर द पार्टनर टू अपॉइंट अ मैनेजर अदर देन वन ऑफ द पार्टनर्स। और ये भी हो सकता है कि भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मिलकर एक जो है सीईओ रखा, अब उसको जो है वो किसी तीसरे बंदे को हायर कर लिया और उसको फिक्स रेमुनरेशन दे रहे हैं, और इस रेमुनरेशन को जो है एक्सपेंसेस ऑफ शिरका में डाल रहे हैं। मिसाल के तौर पर हमने जब शिरका में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है, किस तरह होता है कि जो आपने उसके जो है वो एसेट्स निकाले, उसकी जो प्रोसीड्स निकाली, उससे एक्सपेंसेस माइनस की जो नेट प्रॉफिट आएगा वही डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो अब सीईओ की जो तनख्वाह है, सीएफओ की जो तनख्वाह है, वो भी शिरका में माइनस हो रही है। अच्छा, एक सवाल बहुत ज्यादा किया जाता है जिसका जवाब लास्ट पैराग्राफ में है कि बाद लोग ऐसे होते हैं कि 3 आदमी हैं और उन्होंने कारोबार शुरू किया। अब वो कहते हैं कि यार सही है, हम तीनों प्रॉफिट में शेयरिंग तो है, लेकिन दो जो है ना वो इतना कारोबार नहीं कर रहे, वो इतना काम नहीं कर रहे हैं, वो कभी कभी आते हैं, और मैं तो पूरा मैनेजमेंट भी देख रहा हूँ, मैं तो सीईओ भी हूँ, मैं सीएफओ हूँ मिसाल के तौर पर, सही है। तो अब मुझे जो है ना सीईओ होने की अलग तनख्वाह मिलनी चाहिए, बोर्ड मेंबर तो हूँ लेकिन सीईओ होने की अलग तनख्वाह मिलनी चाहिए, तो मुझे फिक्स रिटर्न भी मिलना चाहिए। अब मसला ये आता है कि शिरका में तो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट हो रहा हो कि ना हो रहा, मुझे फिक्स तनख्वाह चाहिए और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी होगा। तो प्रिंसिपली तो ये ठीक नहीं है, प्रिंसिपली तो सब प्रॉफिट में भी शामिल होने चाहिए, लेकिन जो है इसकी इजाजत इस तरह दी जाती है कि आप ये करें कि जो है ना आप ये कर सकते हैं कि पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट है उसमें तो लिखा जाए, उसमें तो ऐसा कुछ जिक्र ना हो, उसमें तो सब लिखा हो सबको भाई शेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट के मुताबिक प्रॉफिट शेयरिंग होगी। उसके बाद आप ये करें, उसके बाद आप एक अलग से हायरिंग का एक एग्रीमेंट करें अपने एक पार्टनर के साथ कि आपको एज अ सीईओ हायर किया जा रहा है, आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन ये होगी, आपको एज अ सीएफओ हायर किया जा रहा है, आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन ये होगी, और आपकी तनख्वाह मिलेगी चाहे हमें प्रॉफिट हो ना हो, सही है, और चाहे जो है वो क्या कहते हैं आपका। अब इस सूरत के अंदर ये एग्रीमेंट बिल्कुल अलग हुआ, वो एग्रीमेंट बिल्कुल अलग हुआ, कॉन्टिजेंट नहीं हुआ, सही है। तो अब इस सूरत के अंदर जो पार्टनर है और जो पार्टनर सीईओ के काम कर रहा है, एक्स्ट्रा काम कर रहा है, उसको एक्स्ट्रा काम की वजह से प्रॉफिट शेयरिंग ज्यादा ना मिले, बल्कि उसको जो है प्रॉफिट तो अपने शेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट के मुताबिक ही मिलेगा, लेकिन उसको तनख्वाह मिलेगी सीईओ होने की, अलग एग्रीमेंट होने की वजह से। तो ये अलग एग्रीमेंट हो, ये ऑर्गेनाइग्राम को दिखाकर करें तो फिर इसकी गुंजाइश होगी, वरना सादा उसूल ये कि जो बंदा सीईओ या सीएफओ बनना चाहता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अलावा एक और जिम्मेदारी लेना चाहता है, उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ज्यादा कर दें, तो ये बेगुबार सूरत है। अच्छा, टर्मिनेशन और मुशारका। अब मुशारका खत्म कैसे होगी? तो मुशारका खत्म इसको भी पहले से डिसाइड करना चाहिए, वरना हमने देखा है कि मुशारका बड़ा अच्छा चल रहा होता है पार्टनरशिप, लेकिन जब खत्म करने के वक्त आता है तो दिल फट जाते हैं। तो इसलिए पहले से डिसाइड करें इफ द पर्पस ऑफ शिरकत कैसे खत्म होगी, तो हम बताएंगे भाई शिरकत खत्म करने के 2-3 तरीके हैं। एक तो इफ द पर्पस ऑफ फॉर्मिंग द शिरकत हैज बीन अचीव, फॉर एग्जांपल आपने जो जिस पर्पस के लिए काम शुरू किया था वो अचीव हो गया। मिसाल के तौर पर आपने देखा कि भाई जो है ना वो मिसाल के तौर पर आपने ये काम किया कि हम हाजियों को हज पे लेके जाएंगे, दो बंदों ने काम शुरू किया, और इस सीजन की बात की थी आपने कि भाई हम इस सीजन में जो है वो हाजियों को लेके जाएंगे, और अब हाजियों को आप लेके गए, टूर ऑपरेटर बने, जो अर्निंग की आपने, अब ये जो शिरकतुल अमवाल हो गई, शिरकतुल आमाल हो गई ना, आप
सर्विसेज कर रहे हैं, आप लेके गए वहां से, उनके पैसों से आपने बुकिंग की और उनको लेके आ गए, तो ये क्या हो गया, आपकी पर्पस पूरा हो गया, मैच खत्म हो गया, तो आपका पर्पस पूरा हो गया, तो आप क्या हो गए, आपकी शिरकत खत्म हो गई। दूसरा, एवरी पार्टनर हैज द राइट टू टर्मिनेट द मुशारका एट एनी टाइम। दूसरी सूरत ये है कि भाई आपने एक पार्टनर खत्म करना चाह रहा है, उसने क्या दूसरों को नोटिस दिया और सबने एक्सेप्ट कर लिया, ये भी खत्म हो सकता है, लेकिन नोटिस देना जरूरी है, क्योंकि ये बाहमी हुकूक लिबाद का मामला है, और तो ये एक तरफा खत्म नहीं हो सकता, दूसरे की कंसेंट से खत्म होगा। तीसरी सूरत ये कि भाई किसी पार्टनर की डेथ हो गई, अब मिसाल के तौर पर 3 भाई थे, वो अपना बिजनेस कर रहे थे, एक भाई का इंतकाल हो गया, अब उसकी पार्टनरशिप खत्म हो गई। अब जरूरी नहीं कि उसके वारिस कहेंगे नहीं भाई हमें भी पार्टनरशिप दो, नहीं, आप भी आजाद हो सकता है आपको उनके बच्चों पर इतना एतमाद ना हो, आप कहें भाई अपने वालिद साहब का हिस्सा लो, अलग हो, और ये भी हो सकता है कि उनके बच्चे कहेंगे हम साथ नहीं चलना चाहते, हमें अपना हिस्सा दो, तो इसमें बाउंड नहीं हो। हाँ, अगर आप पार्टनरशिप के शुरू में लिख दो कि अगर किसी पार्टनर का इंतकाल हो गया तो हम उसके बच्चों को सरमाया फौरन नहीं देंगे, क्योंकि एकदम इतना कैपिटल कारोबार से निकालना मुश्किल होता है, हम उसको आहिस्ता से ग्रेजुअली देंगे, या ये भी तय कर सकते हैं कि हम उसके बच्चों को फौरी तौर पर पार्टनरशिप में शामिल नहीं करेंगे, हम पहले 3 साल तक उनको अपने साथ काम करा के देखेंगे कि अगर वो हमारे साथ काम करने के लिए राजी हुए, उनकी एक्सपीरियंस ऐसा हुआ, उनकी ग्रूमिंग ऐसी हुई, जो करेंगे। ये फैमिली बिजनेस के लिए बहुत जरूरी होता है, वरना अगर आप मेरिट की बुनियाद पर फैमिली बिजनेस नहीं चलाओगे ना, सिर्फ रिश्तेदारी की बुनियाद पर चलाओगे तो बहुत मसला हो जाएगा, या एक पार्टनर इंसेन हो गया तो फिर भी टर्मिनेशन हो जाएगी। अच्छा, पार्टनरशिप हम डिसॉल्व करेंगे तो उसमें क्या करेंगे, हम एसेट को लिक्विडेट करेंगे, जितने एक्सपेंसेस होंगे माइनस करेंगे, जो प्रॉफिट हुआ वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अगर लॉस हुआ तो प्रो रेटा बेसिस पर होगा, सही है। तो ये पार्टनरशिप हो गई। अच्छा, टर्मिनेशन और मुशारका के अंदर हम ये भी बात कर सकते हैं, द पार्टनर्स कैन एग्री ऑन अ कंडीशन दैट द लिक्विडेशन ऑफ, अच्छा ये भी हो सकता है कि आपने कोई एक लॉन्ग टर्म बिजनेस शुरू किया और आपने ये कहा कि भाई अगर एक पार्टनर बीच में से निकलना चाहे और वो कहे कि भाई मैं जो जा रहा हूँ पार्टनरशिप खत्म करो और मुझे मेरा हिस्सा दो, तो आप इतना बड़ा बिजनेस कैसे वाइंड अप करोगे। तो आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि भाई ये कारोबार जब तक खत्म नहीं होगा जब तक मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर्स खत्म नहीं करेंगे। अगर किसी एक भाई को जाना है, किसी एक पार्टनर को जाना है, तो वो अपना हिस्सा ले, कैपिटल की सूरत में ले चला जाए, वो पूरे गुडविल में सब चीजों में हिस्सेदार नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कि इस तरह तो हम कोई लॉन्ग टर्म बिजनेस ही नहीं चल सकेगा, इतना बड़ा हमने प्रोजेक्ट लगाया और एक पार्टनर कह रहा है भाई मेरा हर चीज में हिस्सा दो, मुझे तो इस दुकान में भी हिस्सा दो, इसमें भी हिस्सा दो, तो आप ये डिसाइड कर सकते हैं गुडविल भी डिसाइड नहीं होगी, डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी, और फिक्सर भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे, और आप जो है बस जो भी पार्टनर अकेला जाएगा उसको जो है उसका कैपिटल मिल जाएगा। तो यहाँ तक बात थी पार्टनरशिप के ऊपर, तो यहाँ तक हमने बात की पार्टनरशिप के ऊपर, यहाँ पर हम एंड करते हैं अपनी बात को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। IBS इस्लामिक बैंक इस्लामिक बिजनेस सॉल्यूशंस का कोर्स हमारा जारी है, जिसका आज 3rd डे है, और हमने फर्स्ट डे इस्लाम इन बिजनेस कि इस्लाम बिजनेस को प्रमोट करता है और बिजनेस के एथिक्स क्या बताते हैं उसको डिस्कस किया था, और सेम डे हमने मेजर प्रोहिबिशंस इन फाइनेंस हमने पढ़ी थी, इंटरेस्ट, गरर एंड खिमार। आफ्टरवर्ड सेकेंड डे अल्हम्दुलिल्लाह हमने पार्टिसिपेटरी मोड ऑफ फाइनेंस की बिजनेस को स्टार्ट करना हो, कोई स्टार्टअप स्टार्ट करना हो, कोई भी सिनर्जी स्टार्ट करनी हो, तो हमें जो है फाइनेंस की जरूरत होती है, हमें गवर्नेंस स्ट्रक्चर की जरूरत होती है। तो उसके अंदर हमें जो शरीय ने 2 मोड दिए हैं, वो एक है मुशारका, एक है मुजारबा। मुशारका इज पार्टनरशिप मोड ऑफ फाइनेंस, तो हमने उसको डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। उसके बाद इसमें हमने सारे मैकेनिज्म को डिस्कस करने के बाद नाउ वी कम टूवर्ड्स मुजारबा, बिकॉज मुशारका को हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था, तो आज हम मुजारबा पे बात करेंगे कि मुजारबा क्या होता है। देखिए, 2 ही तरह की अक्सर जो है वो गवर्नेंस स्ट्रक्चर होता है कि या तो पार्टनर्स कैपिटल भी और अपनी वर्किंग भी एड ऑन करना चाह रहे होते हैं, और दोनों मिलकर एक जो है ना वो हाइब्रिड जो है वो कोई मर्जर करके कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे होते हैं। दूसरा तरीका कार ये होता है कि हम जो है वो
दोनों पार्टनर्स की जो है वो कैपेसिटी अलग होती है। एक के पास एक्सपीरियंस होता है, स्किल सेट होती है, उसके पास फाइनेंस नहीं होती, दूसरी के पास फाइनेंस होती है, उसको बिजनेस की नो हाउ नहीं होती। तो इस सूरत में शरीयत ने एक और हमें जो है मोड ऑफ फाइनेंस दिया, इन्वेस्टमेंट मुजारबा का। शरीयत माशाल्लाह हमारी बहुत कामिल है और हर तरीके की मोड ऑफ फाइनेंस जो जायज तरीका उसकी मौजूद है। तो हम इन्वेस्टमेंट में देखते हैं क्या होता है। तो this is a kind of partnership where one partner gives money to another for investing in a commercial enterprise. The investment comes from the first partner who is called Rabbul Mal. Rabb means Malik, तो माल का मालिक, which is investor. The management and the work is an exclusive responsibility of the other who is called Muzarib. Exclusive responsibility का मतलब ये है कि मुजारिब जो वर्किंग पार्टनर है सिर्फ वही काम करेगा, रब्बुल माल मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। क्योंकि अगर उसे पार्टिसिपेट करना है तो लेट्स कम एंड ज्वाइन अ मुशारका बेस्ड बिजनेस व्हिच इज पार्टनरशिप। तो मुजारबा के अंदर दो तरह की किस्में होती हैं, अल मुजारबा अल मुक़य्यदा। मुक़य्यद कहते हैं कैद यानी रिस्ट्रिक्टेड, मींस के रब्बुल माल इसमें बहुत सारी गाइडलाइंस दे देता है इन्वेस्टर को। देखियो कि आपने फंड तो आपने ही मैनेजमेंट करना है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूं कि आप कुछ गाइडलाइंस पे फॉलो कर लें ताकि रिस्क मिनिमम हो जाए। मिसाल के तौर पर देखिए, आपने कॉटन में काम करना है, आपने वीट में काम नहीं करना। अभी वीट की प्राइस जो है बड़ी फ्लक्चुएट हो रही है, आपने कॉटन में ही कम्युनिटी में काम करना है। आपने जो है वो कराची स्टॉक में ही काम करना है, अमेरिका में काम नहीं करना। आपने जो है वो देखिए क्रेडिट जो है 30 डेज से ज्यादा का नहीं देना। मतलब वो अपनी गाइडलाइन शुरू में बता सकता है, तो वो रिस्ट्रिक्टेड होती है, सही है। तो इसका मानना मुजारिब के ऊपर जिम्मेदारी हो जाती है, अगर वो नहीं मानेगा तो वो लायबल होगा। दूसरा होता है मुजारबा मुतलका, अनरिस्ट्रिक्टेड मुजारबा, कि रब्बुल माल कहते हैं कि देखिए मेरी कोई गाइडलाइंस नहीं, या मुजारिब कहता है कि देखिए भाई अगर आप मुझे इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं तो मुझे जो है फुल फ्रीडम दें, मैं जिस तरह बिजनेस करना चाहूँ मुझे करने दें, और आप प्लीज मुझे जो है वो हिंड्रेंस ना करें। तो वो कहते हैं सही, आई हैव अ ट्रस्ट ऑन यू, प्लीज डू योर जॉब, सही है। तो ये बात क्लियर हो गई। लेकिन इस सूरत के अंदर भी मुजारिब जो है 100% फ्रीडम नहीं हो जाती, बल्कि उसकी जिम्मेदारी क्या होती है कि उसका काम ये है कि नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के मुताबिक काम करे। मिसाल के तौर पर अगर कोई जो है वो जो है वो गोल्ड स्मिथ है, सोनार है, तो उसके यहाँ जो क्रेडिट का टर्म्स होता है, फॉर एग्जाम्पल 14 डेज है, तो वो उससे ज्यादा का अगर वो क्रेडिट दे रहा है तो वो फिर जिम्मेदार होगा। अगर 14 डेज से अंदर दे रहा है तो वो जिम्मेदार नहीं होगा। बाज बिजनेसेस होते हैं जिसके अंदर जो है वो स्पॉट पे पेमेंट जरूरी होती है, कोई क्रेडिट नहीं होता। अब वहां पर अगर वो क्रेडिट दे रहे हैं तो फिर वो जिम्मेदार होगा। यानी जो उस बिजनेस की मार्केट नॉर्म्स हैं, जितना मार्जिन रखना है, जितने कम पे बेचना है, जितना प्रॉफिट रखना है, जिस तरह डिलीवरी करनी है, उन सारी चीजों में वो पाबंद होगा। हाँ, मुजारिब की गाइडलाइंस तो कुछ नहीं है, लेकिन मार्केट की गाइडलाइंस के मुताबिक वो बिजनेस करेगा। अगर उसने उसको वायलेट किया, उसके खिलाफ काम किया, तो फिर वो जिम्मेदार होगा, जिसके बारे में आगे बात आएगी। अच्छा, तो हम ये देखते हैं कि हम ये देखते हैं कि टाइप्स ऑफ मुजारबा के अंदर अगर हम देखें कि मुजारबा में हमने बात की कि टाइप्स, हमने मुजारबा की बात करी। अब हम बात करते हैं कि मुजारबा एंड मुशारका। जो हमने मुशारका के बारे में प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह की जो बातें की थी, और हमने जो मैनेजमेंट की बातें की थी, वो सारी की सारी जो है वो मुजारबा पे भी, मुशारका की बातें मुजारबा पे भी अप्लाई होती हैं, सही है। तो हम उसको रिपीट नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, आप उसको रिकॉल कर लिएगा। हाँ, मुजारबा एंड मुशारका के अंदर जो डिफरेंस है वो आपके सामने बात कर रहे हैं ताकि आपको डिफरेंस बातें पता चल जाए। तो पहली बात है कि मुशारका के अंदर इन्वेस्टमेंट कम फ्रॉम ऑल पार्टनर्स, एंड इन मुजारबा के अंदर इन्वेस्टमेंट कम फ्रॉम रब्बुल माल ओनली। यानी वन साइडेड इन्वेस्टमेंट होती है, वन साइडेड मैनेजमेंट होती है। और मुशारका के अंदर टू वे होता है, यानी डुअल मैनेजमेंट भी होती है, डुअल कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी होती है। सेकंड फर्क ये है कि लेबर एंड मैनेजमेंट बाय ऑल पार्टनर्स एंड लेबर एंड मैनेजमेंट बाय मुजारिब ओनली। यहाँ पर एक वन साइडेड लेबर एंड मैनेजमेंट होती है, और मुशारका में दोनों साइड्स पे होती है। अच्छा, इन केस ऑफ लॉस, जब ऑल पार्टनर्स ने ही जो है वो इन्वेस्टमेंट की है, तो इट्स ऑब्वियस कि जो है लॉस अगर होगा तो पार्टनर्स किस रेशियो में, सब ऑल पार्टनर्स जो है विल बेयर द लॉस एंड अकॉर्डिंग टू द प्रोपोर्शनल ऑफ इन्वेस्टमेंट। और अगर मुजारबा है तो वहां पर इट्स ऑब्वियस कि जब वन साइडेड इन्वेस्टमेंट हुई है तो रब्बुल माल ही से सारी 100% फाइनेंशियल लॉस को बियर करेगा, और मुजारिब जो होगा, जो फंड मैनेजमेंट मैनेजर होगा, वो उसका क्या होगा, फाइनेंशियल लॉस कुछ भी नहीं होगा। हाँ, उसकी सर्विसेज लॉस हो जाएगी, जो उसने काम किया उसको कुछ भी नहीं मिलेगा, सही है। लेकिन इसका एक उसूल है, वो उसूल क्या है कि अगर मुजारिब ने मिसकंडक्ट किया,
या रब्बुल माल की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया, या मार्केटिंग नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया, यानी किसी भी वजह से उसकी गफलत पाई गई, तो फिर वाइस वर्सा हो जाएगा। फिर 100% लॉस कौन बेयर करेगा? मुजारिब बेयर करेगा। यानी गोया कि मुजारबा के अंदर लॉस शेयरिंग डुअल नहीं होती, बोथ पार्टीज नहीं शेयर करती, वन साइडेड होता है। या तो 100% रब्बुल माल बेयर करेगा या 100% मुजारिब बेयर करेगा। फोर्थ डिफरेंस है कि पार्टनर्स मस्ट मिक्स अप देयर कैपिटल इन जॉइंट पूल। पार्टनर जहां मिक्सअप करते हैं, मुजारिबत में कैपिटल मिक्सअप ही नहीं होता, क्योंकि एक ही तरफ से 100% एक ही तरफ से मुजारिबत में क्या होता है? कैपिटल होता है। अच्छा, ऑल एसेट्स लिक्विड और रियल बिकम जॉइंट प्रॉपर्टी ऑफ ऑल पार्टनर्स। अब जो पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है, आप दोनों पार्टनर्स अपने कैपिटल मिलाए, अब जो भी परचेजिंग करेंगे वो उसमें क्या होंगे? जॉइंट प्रॉपर्टी होगी, किसी एक की अलग अलग प्रॉपर्टी नहीं होती। लेकिन मुजारबत में क्या होता है, क्योंकि वन साइडेड इन्वेस्टमेंट होती है, तो जितने भी एसेट और फर्म्स होंगे वो किसकी मिल्कियत होगी? वो रब्बुल माल की होगी। मुजारिब का उसमें कोई शेयर होल्डिंग नहीं होगी, मुजारिब को सिर्फ अपनी क्या होगी? प्रॉफिट मिलेगा। जो देखिए, मुशारका के अंदर भी प्रॉफिट हम शेयर करते हैं ना, तो मुजारबा के अंदर भी हम शेयर करते हैं कि हम क्या करते हैं कि भाई आपने 100% इन्वेस्टमेंट की, मेरी सर्विसेज होगी, जो भी प्रॉफिट आएगा 50-50 हम करेंगे। सही है। तो मुजारिब का जो सिर्फ हिस्सा होता है वो क्या होता है? सिर्फ उसका जो प्रॉफिट शेयरिंग होता है, बस वो होता है। उसकी लिक्विड रियल जितनी भी इन्वेस्टमेंट हुई हुई होती है और जो चीज परचेज की होती है वो किसकी मिल्कियत होती है? रब्बुल माल की होती है। अच्छा, in case of termination assets are distributed among all partners। in case of termination में क्या होगा? एसेट पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएंगे, जैसे कि इन्वेस्टेड कैपिटल होगा। लेकिन टर्मिनेशन की सूरत में मुजारिब अगर हो तो मुजारिब कोई शेयर नहीं कहेगा, बल्कि वो सारी की सारी किसके होंगे? रब्बुल माल के होंगे। लेकिन ये तो एक सिंपल मुजारबा की बात थी। अगर हम ये बात करें कि मुजारिबा आजकल जैसे होती है, एक तो मैं पहले बहुत क्लियर कर दूं कि मुजारबा जो है उसके बारे में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, जो लोग पाकिस्तानी नेशनल जो है इसको सुन रहे हैं, या जो भी आप जिस मुल्क से भी अब इसको सुन रहे हैं, तो जो उस मुल्क की गाइडलाइंस है, क्योंकि इसमें लोगों का पैसा लेना है तो एक बड़ा ट्रस्ट होना चाहिए, तो इसलिए गवर्नमेंट इसमें जो है बड़ी रिस्ट्रिक्शन लगाती है। तो हमारे मुल्क में भी पाकिस्तान में जो है ना मुजारबा रूल्स हैं 2012 के, आई थिंक। तो उसके रूल्स के मुताबिक ही मुजारबा करनी चाहिए, उसके बगैर अगर कोई मुजारबत करता है तो वो इलीगल होगी, और उसमें फिर जो है बहुत ज्यादा फ्रॉड का भी खदशा होता है। तो इसलिए जो है ना ये सारी जनरल इस्लामिक गाइडलाइन बताई जा रही है, लेकिन जब भी हम किसी फाइनेंस पर अमल करें तो लीगल लॉज को लीगल एडवाइजर से कंप्लायंस करें। अच्छा, एक बात तो ये हो गई। अब हम उसके बाद थोड़ी सी मैं बात करके फिर एंड करते हैं इस टॉपिक को, कि मुजारबा के अंदर हमें ये बात का ख्याल रखना होगा कि 2-3 बातें मैं अर्ज कर दूं। एक बात तो ये है कि मुजारबा के अंदर ये जो मैंने बातें बताई हैं ये सिंपल मुजारबत के अंदर है। जो मुजारबत जो है वो आजकल बहुत ज्यादा कॉमन है, वो ये है कि मुजारबा कम मुशारका है, यानी वो हाइब्रिड होता है। उसमें होता क्या है कि एक दो पार्टनर्स है, 3 पार्टनर्स हैं, और वो जो है वो, या एक पार्टनर है वो काम कर रहा है और बकिया लोग जो है वो अपने बिजनेस कर रहा है। तो बकिया लोग कहते हैं कि यार हमारा पैसे भी लो लो, हमें भी जो है बिजनेस में शामिल कर लो, लेकिन हम फंड मैनेजमेंट को नहीं जानते, हमें पार्टनर्स नहीं बनाओ, हमें जो है बस हमें पैसा देना, इसका हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिजाइन कर देते हैं। अब जो पहले से ओरिजिनल पार्टनर्स थे उन्होंने जो है अपना इक्विटी डाली हुई थी, उनका तो कारोबार चल रहा था, तो वो आपस में पार्टनर्स थे, वो मुशारका पे चल रहे थे। फिर उसके बाद जो है वो किसी और ने पैसे दे दिए और वो जो है वो क्या कर रहा है, वो शेयरिंग रेशियो चाह रहा है, तो वो उसको हमने मुजारबत कर दी, वो इन्वेस्टर हो गया। तो इस सूरत में तय क्या हुआ कि जो सी था, जो ए एंड बी थे वो तो पार्टनर्स थे, और जो सी था वो क्या हो गया? मुजारबत यानी रब्बुल माल हो गया। तो अब इसके अंदर दोनों के अहकाम होंगे, ए एंड बी के दरमियान मुशारका के अहकाम चलेंगे, और ए एंड बी एक पार्टी हो गई और सी के दरमियान मुजारबत के चलेंगे। अब होगा क्या? होगा ये कि जो इनकी प्रॉफिट आएगा, नेट प्रॉफिट आएगा, जो कारोबार क्लोज होगा उसके अंदर पहले ये जो ए एंड बी है वो उसके अंदर से अपनी जो है वो मुजारबत की फीस ले लेंगे। मुजारबत शेयरिंग रेशियो तो सी से डिवाइड हुआ, सी से डिसाइड हुआ, या इसको सेकंड दूसरा आसान तरीका कर लेते हैं, वो ये होगा कि ए एंड बी ने भी अपनी कैपिटल लगाया हुआ था, जो एक पार्टी हो गई, और बी ने एज अ मुजारिब भी पैसा लगाया, रब्बुल माल भी पैसा लगाया हुआ था। तो ए का भी, ए एंड बी मिलाकर जो है वो 50% हो गए थे, और बी जो है वो सी जो था, जो रब्बुल माल था, वो भी क्या है 50% है। तो अब जो प्रॉफिट आया, और उन लोगों ने 50% प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड किया हुआ था मिसाल के तौर पर। अब जो प्रॉफिट आया, फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए प्रॉफिट आया, तो अब फौरन ही ए एंड बी जो है ना अपना जो है वो क्या कर लेंगे, इक्विटी शेयरिंग
यानी जो एज अ पार्टनर मुशारका के तौर पर होने की वजह से 50,000 तो अपने पास रख लेंगे और जो ए एंड बी के दरमियान जो पार्टनरशिप में शेयरिंग रेशियो है उसके मुताबिक डिवाइड कर लेंगे, सी को भी कुछ भी नहीं देंगे। ये हो गया एक तरफ। अब जो रिमेनिंग 50,000 बचे उसके अंदर ए एंड बी एक पार्टी है और सी जो है एक पार्टी है, यानी सी जो है रब्बुल माल है और ए एंड बी जो है वो मुजारिब है, क्योंकि मुजारिब मल्टीपल भी हो सकते हैं ना। तो अब क्या हुआ, चूंकि मुजारबत में 50-50 तय हुआ था, तो अब मुजारबत के रूल अप्लाई होंगे कि जो 50,000 प्रॉफिट बचा उसमें 25,000 जो है वो ए एंड बी का हो गया क्योंकि वो मुजारे में, और सी को 25,000 मिल गया। तो गोया कि ए एंड बी को मिलाकर 75,000 मिलेंगे और सी को 25,000 मिलेंगे। तो मुशारका एंड मुजारबा हाइब्रिड भी हो सकता है। अच्छा एक बात मैं और बताऊं, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं कि मुजारिब की जो होती है मुख्तलिफ हैसियतें होती है। पहली सूरत में जब वो मुजारबत शुरू करता है तो वो क्या होता है, मुजारिब होता है और वो अमीन होता है। उसके बाद जो पैसे होते हैं वो उसका जिम्मेदार नहीं होता, क्योंकि अगर वो चोरी हो जाए कुछ भी हो जाए तो हमने क्या पढ़ा कि अगर उसकी मिसकंडक्ट नहीं, मसलन उसने ताले सही लगाए थे, उसने पैसे प्रॉपर जगह पर रखे थे, फिर भी चोरी हो गए, तो जो लॉस होगा वो कौन बेयर करेगा, रब्बुल माल बेयर करेगा, क्योंकि फाइनेंशियल लॉस 100% कौन बेयर करता है, रब्बुल माल। हाँ अगर उसकी गलती थी तो फिर रिलेशन बदल जाएगा, फिर वो जामिन बन जाएगा। जामिन होने का मतलब लायबल हो जाएगा। अगर उसने गलती की, फॉर एग्जांपल वो कैश हाथ में लेके बैंक जमा कराने जा रहा था तो उसकी गलती थी, तो उसकी गलती या कोई भी उसने बिजनेस नॉर्म्स को वायलेट किया या रब्बुल माल की गाइडलाइंस को वायलेट किया, तो उस सूरत में वो लायबल हो जाएगा, तो वो जामिन हो जाएगा। फिर 100% लॉस कौन बियर करेगा, मुजारिब बियर करेगा। एक और बात कि अगर मुजारबत के अंदर आपने शरी अहकामात को फॉलो नहीं किया, मिसाल के तौर पर आपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड नहीं किया, शुरू में आपने डिसाइड ही नहीं किया, तो इस सूरत के अंदर ये मुजारबत फासिद हो जाती है। जब मुजारिब फासिद हो जाती है तो इसके अंदर क्या होता है, उस सूरत के अंदर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमने डिसाइड तो किया नहीं है, तो अब होगा क्या कि जितना भी प्रॉफिट होगा वो 100% प्रॉफिट किसके पास जाएगा, रब्बुल माल के पास जाएगा। सही। और जो मुजारिब होगा उसको अपनी जो है वो उजरत मिसल मिलेगी। उजरत मिसल कहते हैं कि इस जैसा आदमी, इस कैलिबर का आदमी अगर इतनी सर्विसेज किसी और कारोबार में देता तो उसको कितनी तनख्वाह मिलती, तो उसको जो तनख्वाह मिलती, उसका जो पैकेज होता वो उसको उस मुजारबत से मिल जाएगी। लेकिन दोनों को इस्तिगफार करना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने जो है वो मुजारबत शरी उसूलों के मुताबिक नहीं की। ठीक है, तो ये बात हमें क्लियर हो गई। ये हमें रिलेशन भी समझ में आ गई मुजारबत के, कभी वो लायबल होता है कभी लायबल नहीं होता, कभी उसको तनख्वाह मिलती है कभी उसको वो मिलती है। अच्छा एक लास्ट बात ये है कि जैसे हमने मुशारका के अंदर बात की थी कि मुशारिक के अंदर फिक्स तनख्वाह दी जा सकती है पार्टनर को, इसी तरह मुजारबत के अंदर भी फिक्स तनख्वाह दी जा सकती है, लेकिन वही कंडीशंस जो हमने मुशारका के अंदर बयान की थी कि उसका सेपरेट एग्रीमेंट हो और दोनों कॉन्टीजेंट ना हो वगैरह, वो तफसीलात यहाँ पर भी लागू होंगी। तो विद दिस हमारा मुजारबा और मुशारका का टॉपिक मुकम्मल हुआ। अब हमें ये समझ में आ गया कि अगर हमें कोई कारोबार शुरू करना है, कोई स्टार्टअप शुरू करना है, कोई ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना है, तो पार्टनर्स के आपस में रिलेशन क्या होंगे, या तो मुशारका या मुजारबा या दोनों का हाइब्रिड। अब इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो आप